इसको डिफाइन कैसे करते हैं डायनेमिक्स को? इज द स्टडी ऑफ क्या? मोशन अलॉन्ग विथ क्या? फोर्सेस। बेसिकली यहां पर हम पढ़ते हैं मोशन अलॉन्ग विथ फोर्सेस। मोशन के लिए जितनी भी टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आपको क्या करा दी जा चुकी हैं, प्रॉपर्ली समझा दी जा चुकी हैं, उसका टेस्ट भी लिया जा चुका है। फोर्स को लेकर हम एक टॉपिक अपना डेवलप कर रहे हैं। मुझे प्लीज बताइए क्या पढ़ा हमने अभी तक? एक शीट वगैरह, नोट शीट आपको दी हुई है, एक हैंड आउट सा दिया हुआ है, कुछ आपने उसके ऊपर लिखना था, कुछ आपने क्या करना है जी, अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट करना था। बहरहाल कुछ मैं सर उसामा से रोजाना उसके अंदर एडिटिंग करवाता रहता हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसका एक रिफाइंड वर्जन जो है इन नोट्स का 1-2 दिन तक जरूर मिल जाएगा। खैर, इस पूरी कहानी में से अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैं उसका आपके साथ थोड़ा सा तस्करा करना चाहता हूँ कि हमने फोर्स को लेकर क्या क्या पढ़ लिया है। आई बिलीव हमने फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहली बात क्या, हमने फोर्स एज अ क्वांटिटी पढ़ लिया है। फोर्स एज अ कौन सी क्वांटिटी? फोर्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी तो कॉमन बात है, वो तो हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी। मुझे लगता है हमने फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया जनाब साहब? क्या मतलब है फोर्स को एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ने का? क्या हमें मालूम है कि इसका क्या फॉर्मूला है? हमें मालूम है कि इसकी क्या यूनिट है? हमें मालूम है कि इसकी वो यूनिट का दूसरी यूनिट के साथ क्या ताल्लुक है? हमने उस तरह की सारी बात इसकी पढ़ ली है। बल्कि हमने इसके एक नहीं, हमने इसके 2-2 फार्मूले पढ़ लिए हैं। स्टार्ट बेशक हमने जहां से भी किया था, अब मैं वो O1 वाला जुमला और O2 वाला जुमला नहीं बोला करूंगा। अब जब भी फोर्स का जिक्र होगा तो या तो मैं O3 वाला जुमला बोलूंगा या O4 वाला। व्हाट वाज O3 वाली डेफिनेशन? प्रोडक्ट ऑफ क्या? मास एंड एक्सेलरेशन। एंड व्हाट वाज O4 वाली डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ। मतलब चीज एक ही है, लेकिन एक तरफ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है और दूसरी तरफ इसके रेट वाला फॉर्मूला है। प्रोडक्ट वाला देखें तो किसका है? मास और एक्सेलरेशन का। और रेट वाला देखें तो किसका है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला है, कि मोमेंटम का रेट है विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। ओके, तो एक तो बात हमें फोर्स की एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या चीज है इसकी बारे में पता है। फिर अगर हम बात करें हमें फोर्स के बारे में और क्या पता है? फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें मालूम है कि कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमें बहुत कम बातें पता है, पूरी बातें अभी तक हमें नहीं पता। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ कमेंट करूंगा कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता, मैंने क्या समझाया क्या नहीं समझाया। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, अभी नोट मत कीजिएगा प्लीज, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में आपको क्या क्या पता है? सबसे पहले पता है जी कि एफ का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू क्या है? फिर और क्या पता है इसका फॉर्मूला? एक और भी है, कौन सा है जी? सर एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर क्या? ओवर टी। फिर और हमें क्या पता है इसकी यूनिट्स क्या है? न्यूटन। और उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकलती थी? केजी एम एस माइनस। अगर आप इस फॉर्मूला की यूनिट्स को कुरेदेंगे, याद रखिए, तब भी क्या निकलेगा? यही निकलेगा। मैं भी उसमें अंदर अपना टाइम जाया नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इधर से भी निकालेंगे तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा? यही निकलेगा। क्या यहां तक किसी के पास कुछ सवाल है कि सर फोर्स के बारे में एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी मुझे ये बातें पता है जी? पूछ लीजिए। ऑफ टॉपिक है, ज्यादा है थोड़ा। आप सवाल पूछिए, मैं देखता हूं कितना ऑफ टॉपिक। मोमेंटम का जो यूनिट है वो kgms-1, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सवाल है तो ऑफ टॉपिक तो नहीं है, तो पिछले टॉपिक क्या है? मैंने तो उस सवाल से मना किया जो बहुत आगे होता है। जो पिछला कोई टॉपिक से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। जरा सुनिए जनाब साहब, आप जाएं उस पेज पर जहां पे आपने पहली दफा मोमेंटम को डिफाइन किया था। कुछ पेजेस पीछे जाना पड़ेगा जहां पे आपने पहली दफा मोमेंटम को डिफाइन किया हुआ है। जब डायनेमिक्स स्टार्ट करने लगे थे, जिस लेक्चर में डायनेमिक्स को क्या करने लगे थे भाई? स्टार्ट करने लगे थे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां हमने डायनेमिक्स के वो मोशन के अंदर कुछ टर्म्स लिखी थी। टर्म्स लिखते लिखते कौन सी वाली रह गई थी? बताइए ना। मोमेंटम। तो मोमेंटम के साथ क्या लिखा आपने?
प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड वेलोसिटी। ओके, अब वो कहते हैं सर वहां से यूनिट्स भी लिखी हुई हैं, मास की क्या यूनिट होती है, केजी, वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, तो कुल मिलाकर क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। अब पूछिए आप क्या पूछ रही है, कैसे डिफाइन करेंगे कि जनाब साहब अगर आप 1 kg के, कोई अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है, तो हम कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg is traveling at a speed or velocity of 1 meter per second, then its momentum is what? Its momentum is 1 kg ms minus 1। बात समझिए कि नहीं? उस पेज के हेडर पे जगह है? अगर उस पेज के हेडर पे जगह है तो प्लीज वहां जरा डिफाइन कर लीजिए। क्या जी, किस पेज की बात हो रही है? पीछे कहीं हो रही है जनाब साहब, तो जरा देख लीजिएगा, किसी से कॉपी ले लीजिएगा। क्या लिखवाना चाह रहा हूं मैं, दिखाएं किस पेज पर है यार। जिस पेज पर मैंने मोमेंटम का जिक्र किया है उस पेज के हेडर पर इनके पास तो ढेर सारी जगह अवेलेबल है, ठीक है। जहां पे आपने लिखी ना SI यूनिट इज केजी ms minus 1, उस पेज के हेडर पे जाइए और वहां लिखिए मोमेंटम इज सेड टू बी 1 kg ms minus 1। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कितना, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कितना बच्चों, 1 kg ms minus 1 is said to be 1 kg ms minus 1 if what, if an object of mass 1 kg, if an object of mass 1 kg, if an object of mass 1 kg is traveling at a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। इसको मसला इस बात से, पहचान साहब ने सवाल ये पूछा कि सर जिसका मोमेंटम 1 kg ms minus 1 होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होगा, ट्रेवलिंग स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकेंड होगी, तो मोमेंटम उसका 1 kg ms minus 1 होगा। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? एनीवन? आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए जी। हम कैसे थे कि इसका इनफॉर्मल डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ मास रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल इसी यूनिट्स को आता है मास ऑफ वेलोसिटी। हां, तो हमने मास ऑफ, वही वो फॉर्मल भी वही है, फॉर्मल भी वही केस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। बहरहाल मोमेंटम की बात उन्होंने पूछी थी, मैं उनको जवाब दे चुका हूं। आप में से कोई और अगर कुछ मोमेंटम के बारे में पूछना चाहता है तो हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। एनीवन? नो? नो, बस सीधा सीधा ना यार, द अमाउंट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। अब रिक्वायर्ड और अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड और इस अंग्रेजी में क्यों जाऊं मैं, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंग्रेजी है। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास एंड इज ट्रेवलिंग विद एनी वेलोसिटी, देन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज सेड टू बी मोमेंटम। मोमेंटम के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और मूव करना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास होगा, मूवमेंट वाली वेलोसिटी होगी, दोनों का प्रोडक्ट होगा, मोमेंटम होगा, ठीक। बहरहाल सो यू नो, मैं भी मोमेंटम को चलो एज ए क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, मैंने समझा दिया है, रिवाइज कर दिया है। मैं भी फोर्स समझा रहा था, अब मैं चाहता हूं कि फोर्स के हवाले से सवाल पूछ लीजिए। फोर्स के हवाले से क्या सवाल पूछेंगे? फोर्स को हमने सबसे पहले पढ़ा है एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इट हैज अ फार्मूला, इट हैज टू फार्मूला, इट हैज अ यूनिट, इट हैज अ SI यूनिट, इट हैज सम अदर यूनिट। खैर कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दें, नहीं है? ओके, अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमने फोर्स को एज अ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है। मैंने फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें आज लिखवानी है, देखते हैं कि मैंने और क्या क्या बात करनी है। फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा है जी, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल करते हैं? वो डायरेक्टेड लाइंस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। और उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में क्या सीन है? फॉरवर्ड वाली लाइन पॉजिटिव है, बैकवर्ड वाली लाइन नेगेटिव है, अपवर्ड वाली लाइन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वाली लाइन नेगेटिव है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इतना तो मैंने पढ़ाया हुआ है। कितना पढ़ाया हुआ है कि हम वहां पे इस केस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड वालों को पॉजिटिव फोर्स कहते हैं और बैकवर्ड वालों को नेगेटिव फोर्स कहते हैं, अपवर्ड वालों को पॉजिटिव फोर्स कहते हैं और डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव फोर्स कहते हैं। हाँ जी, क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, एक मसला है
कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ढेर सारी फोर्सेस लग रही हों तो उन फोर्सेस का नेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा है जिसके ऊपर मुझे अभी शायद थोड़ी रोशनी डालने की जरूरत है। ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर, गौर से मेरी बात सुनिएगा। टॉपिक मैंने क्या बोला जी कि फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला है, वैल्यूज होंगी, पुट करेंगे जवाब आ जाएगा। लेकिन फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एरोज या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव होता है, बैकवर्ड के लिए नेगेटिव होता है, या अपवर्ड वालों को पॉजिटिव कहते हैं, डाउनवर्ड वालों को, ये भी बड़ा कॉमन सा सेंस है। अब इस कॉमन सेंस के बाद एक थोड़ा मुश्किल सेंस ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उनका रिजल्टेंट निकालना एक सिचुएशन में बहुत आसान होगा और एक सिचुएशन में बहुत मुश्किल होगा। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा। किस सिचुएशन में रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान होगा, जब फोर्सेस सीधी सीधी सेम डायरेक्शन में होंगी। किधर होंगी भाई, सारे का सारा सवाल एक्स एक्सिस में होगा तो काम बड़ा आसान होगा। क्यों कि अगर मैं कहूं जी दो फोर्स, मतलब एक फोर्स है आगे की तरफ 5, एक और भी आगे की तरफ 10, तो रिजल्ट क्या होगा सर जी 15 होगा। अगर मैं कोई एक फोर्स आगे की तरफ 10 है और एक फोर्स पीछे की तरफ 5 है तो क्या होगा सर जी, रिजल्ट 5 होगा, मतलब सबट्रैक्ट कर लेंगे हम, किसको मसला इस बात से। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक फोर्स है आगे की तरफ 10 और एक फोर्स है ऊपर की तरफ 8, तो फोर्स किधर होगी। अगर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल हो और एक फोर्स वर्टिकल हो तो उसका रिजल्टेंट किधर होगा, इसके लिए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे इस टॉपिक में नहीं जाना चाहिए, मुझे इस टॉपिक को मैथ्स के लिए छोड़ देना चाहिए। मैथ्स की किस चीज के लिए, मैथ्स में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा वाला, वेक्टर्स वाला। वेक्टर्स में जाकर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर्स की एडिशन, क्या पढ़ेंगे, वहां जाकर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका मेथड होगा हेड टू टेल मेथड। क्या, वैसे तो मुझे लगता है मैंने डिस्प्लेसमेंट में किया हुआ है कहीं ना कहीं मैंने, लेकिन वहां सीधा सीधा के पहले इधर जा रहा हूं फिर उधर जा रहा हूं, तो मैं अल्टीमेटली इधर जा रहा हूं, वो मैं आराम से समझ आ गया। लेकिन अभी जब मैं कहूंगा जी एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स उधर लग रही है, तो ओवरऑल फोर्स किधर लग रही है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा नहीं रुकना चाहिए, मुझे करा देना चाहिए। है जी, मुझे मैथ्स का इंतजार नहीं करना। मैथ्स में तो पता नहीं, वेक्टर बहुत एंड पे जाके होता है। ठीक है, तो बहुत एंड पे होगा, मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, मैं भी उसको करा दूंगा भाई। ठीक है जी, कौन सा, अब एक हफ्ते क्या कि 2 दिनों क्या पढ़ाएंगे सबसे एंड पे, किसी में नहीं पढ़ाएंगे। आजकल क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ना, बस अभी आप वेक्टर्स जितना मेरे ऐसे में मैं खुद ही करा देता हूं भाई। ठीक है, मैं वेक्टर्स वाली काम को थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा आगे घसीटूंगा अभी। खैर, इससे पहले कि मैं इस बात को आगे घसीटूं, जरा मैं पूरे कॉलम्स तो मुकम्मल कर रहा हूं कि मेरे कॉलम्स हैं कितने। एक हो गया फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक हो गया फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फोर्स क्या था, एक और कॉन्सेप्ट भी है। क्या आपने फोर्स एंड क्या पढ़ा है, आपने भी रिसेंटली एक न्यूटन का लॉ था पहला वाला, उस लॉ में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम का जिक्र हो रहा था। किसका जिक्र हो रहा था, याद आ रहा है, फोर्स में कहीं ना कहीं किसका जिक्र हो रहा था, इक्विलिब्रियम का जिक्र हो रहा था। तो मैं जरा आपका फोर्स एंड इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। ये फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है, मुझे बात बताएंगे। आपने लफ्ज इक्विलिब्रियम किस लॉ में पढ़ा था, पहले वाले लॉ में, किस लॉ में पढ़ा था जी, फर्स्ट लॉ में इक्विलिब्रियम पढ़ा था। और वहां किस स्टेटमेंट के साथ इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मतलब वहां था क्या, वहां चल क्या रहा था, कब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, जब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, मतलब नेट फोर्स नहीं होगी, मतलब नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। आई थिंक दूसरी बात हमारी क्या चल रही थी यहाँ पे कि फोर्स एंड इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब एफ नेट 0 होगा। और उस एफ नेट 0 में आगे 2 कंडीशंस थी शायद, कौन कौन सा एफ नेट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल वाला एफ नेट भी 0 होगा और वर्टिकल वाला एफ नेट भी 0 होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने वहां एफ नेट इज इक्वल टू 0 में
वैसे तो एफ नेट जब जीरो होगा तो और क्या चीज जीरो होगी सर? एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। वैसे तो जब एफ नेट जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होगी? वैसे रेस्ट हुई तो रेस्ट ही होगी, यूनिफॉर्म मोशन हुई तो यूनिफॉर्म मोशन ही होगी। ठीक है, ये तो इसका अपना अपना मतलब है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां सबसे जरूरी चीज क्या थी कि सर जी सम ऑफ द फोर्सेस इन विच डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन वुड बी क्या? दे वुड बी जीरो। या फिर सम ऑफ द फोर्सेस इन विच, ये आई होप यू नो दिस सिंबल, व्हाट इज मेंबर दिस सिंबल? सम, एफ, सम ऑफ फोर्सेस एक्स in the x direction. What is x direction? Horizontal direction is equal to क्या? Zero नहीं है उसके अंदर कोई। Sigma f y, what does it mean? Sum of forces in y direction is equal to zero. क्या इस बात में किसी को परेशानी है भाई? Anyone? Okay. So you know क्या बात हो रही है? Sigma fx zero का मतलब है कि जितना ही फॉरवर्ड फोर्स है उतनी, मतलब फॉरवर्ड वाले से बैकवर्ड वाले को माइनस करोगे तो जवाब क्या आना चाहिए? जीरो। तो अगर मैं कहूं जी इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या? बैकवर्ड फोर्स। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरली सिग्मा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी? एनीवन? लो जी, ये हमारा एक तीसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और यू नो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लो जी, जी तो भाई, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या चल रहा है। सबसे पहले फोर्स एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी सीखना था, ठीक है, वो मैं आपको सारा सिखा चुका। फिर हमें फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी सीखना था, मुझे लगता है वहां मैंने कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है, उसको समझाना है। फिर मुझे फोर्स एंड इक्विलिब्रियम समझाना था, वो न्यूटन के पहले लॉ में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, ठीक है। अब एंड पे क्या रह गया है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस है जो समझानी है? आई थिंक इट इज वेट, वेट के बाद और क्या क्या जी? आपके उस सीक्वेंस में क्या था? वेट के बाद क्या था? वेट के बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ जी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। उस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने हिस्से हैं? आई थिंक दो हैं। एक का नाम है क्या? नॉर्मल रिएक्शन, उधर एक का नाम है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे का नाम क्या है? फ्रिक्शन। आज मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ, डोंट वरी, आज मैं पढ़ाऊंगा ये। एंड फिर उसके अलावा और कौन सी फोर्स पड़ी है जी? एक ड्राइविंग फोर्स भी कहीं पड़ी हुई है। हेलो जी, मुझे लगता है ये है सारे की सारी हमारी क्या बोलते हैं इस डायनेमिक्स के चैप्टर की समरी, जो उस नोट शीट में भी मौजूद थी। कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे थे, आज हम देखते हैं कि कहां कहां मिसिंग है, उस बात को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा चलना चाहता हूं कहां पे? यहां आ जाए जनाब साहब। ये वर्जन जो है, आई थिंक ये वर्जन पूरी तरह से क्लियर है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप में से किसी के पास सवाल है तो प्लीज यहां हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन फॉर दिस पार्ट? नो। इस वाले पार्ट में यहां हमें वेक्टर्स वाली एडिशन या वेक्टर्स वाली सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी समझनी है। मैं यहां से आगे आपका आज टॉपिक पढ़ाऊंगा क्या? वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या ऑफ फोर्सेस। हेडिंग दीजिए अगली। क्या आज के लेक्चर की हेडिंग क्या है? वेक्टर एडिशन और
सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। जी भाई, अच्छा एक काम करते हैं, सेकंड आप में से मुझे लगता है आप लोगों ने ये वाले नोट्स मुकम्मल लिख दिए पहले, ये वाले लिख दिए, तो पहले मैं इस पे डिस्कशन कर लूं। आई थिंक आपने ये वाले नोट्स लिखे हुए ना, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारे नोट्स में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक नहीं है। ओके, काम करते हैं फिर। आप नोट्स के बिल्कुल एंड पे इसको लिखेंगे, नोट्स के बिल्कुल एंड पे, इस कौन से नोट्स के एंड पे, कौन से वाले पे, जिसमें क्या कवर हो चुका होगा, ये कवर हो चुका होगा। तो एक काम करो, पहले इसको कवर कर लो। एक काम करते हैं भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बाद में आते हैं। अभी आपके जो नोट्स दिए हैं वही मुकम्मल नहीं हुए हैं। अभी जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं वही मुकम्मल नहीं हुए हुए, वो पहले मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉपर वेक्टर्स वाले हिसाब किताब पे चले जाएंगे। लो जनाब साहब, आपके उन नोट्स के अंदर ये 4 किस्म के टॉपिक्स इन्वॉल्व थे। इनमें से मुझे लगता है वो पहले वाला पूरा मुकम्मल है। इक्विलिब्रियम वाली बात सिंपल सी है। आई होप इसका भी मैंने कहीं ना कहीं रूल लिखवाया है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं तब भी उनका सम 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस हैं तब भी उनका सम 0 होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब वो असल में जब तक हमें सारी फोर्सेस का पता नहीं चल जाता तब तक प्लस करना, माइनस करना, फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, अपवर्ड करना, डाउनवर्ड करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कर लिया जाए। आई बिलीव हमें पहले वेट कौन है वो समझ लेना चाहिए, फ्रिक्शन कौन है वो समझ लेना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन कौन है वो समझ लेना चाहिए, ठीक है। इन तमाम फोर्सेस का पहले ज़रा अंदाजा लगा लेना चाहिए। अपने नोट्स में वापस चले जाएं, वो जो नोट्स हैं आपके पास, प्लीज उन नोट्स पे वापस चले जाएं। उनमें से आई थिंक वेट तो पता है जी भाई, वेट में किसी को मसला है? क्यों नहीं है सर? ये तो बहुत पहले पढ़ा था, ये तो हमने पहले चैप्टर में जब मैथ्स पढ़ा था ना तभी वेट पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था वेट के बारे में? सर जी वेट का फॉर्मूला पढ़ा था W=mg। ये m क्या चीज थी? m इज द मास। g क्या चीज है? नहीं, फोर्स नहीं है। g के 2 नाम हैं। एक नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वैल्यू क्या थी वैसे? 10 न्यूटन पर केजी, एक नाम ये। दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तब वैल्यू क्या है? वैल्यू तो 10 ही, यूनिट क्या थी? मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? मतलब वो सवाल वाले की मर्जी होती थी कि वो 10 के साथ न्यूटन पर केजी लिखे, ये 10 के साथ मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लिखे। अब उसके बाद सवाल फ्री फॉल मोशन का है या सवाल जस्ट वेट की कैलकुलेशन का है, ये तो सवाल डिसाइड करेगा। फिल वक्त मैं क्या बात करना चाहता हूं, आई डोंट थिंक मैं W=mg के बारे में मजीद कोई बात करूंगा, बिकॉज ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया हुआ और पिछले भी किसी दिन मैंने कहीं ना कहीं इस पर जिक्र किया, और बल्कि मैंने तो उसके ऊपर भी क्या बोलते उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी जिक्र कर दिया है। क्या था वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सर वो जो रेगुलर, वैसे तो इट्स द पॉइंट वेयर व्हाट, वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फिर रेगुलर फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां थी? वो उनके मिड पॉइंट पर थी। लेकिन इररेगुलर फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां थी? उसके लिए एक कोई पता नहीं कोई एक आपके एटीपी के हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट सा लिखा हुआ है कि क्या करेंगे आप जो भी आपका इररेगुलर ऑब्जेक्ट है उस इररेगुलर ऑब्जेक्ट का क्या करें? आई थिंक वहां कहीं लिखा हुआ है, कोई पता नहीं उसमें क्या करें, 3 सुराख करें, फिर हर सुराख को बारी बारी हर सुराख के थ्रू उसको हैंग करें, फिर हैंग करके उसके साथ एक पता नहीं कोई प्लम लाइन लगाएं, फिर प्लम लाइन लगा के उसके पीछे एक, आप में से किसी ने जब उसको नोट लिखा होगा तो उसको समझ आया हुआ क्या करना? एनीवन रेज योर हैंड्स प्लीज। चलें, मुझे समझा सकते हैं जी क्या लिखा है? जी बेटा आप समझाएं, बल्कि साथ ने हाथ खड़ा किया, साथ आप समझाएं ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? चले, वो कहते हैं सर जी सबसे पहले क्या होगा, सुनिए प्लीज गौर से, टॉपिक क्या चल रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम है? देखिए इस वेट के कॉन्सेप्ट में अगर मुझे कुछ पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ाना है। इस टॉपिक के अंदर 2 बातें,
बल्कि 3। सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन। बच्चों बताइए, क्या इसकी डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम है? क्या था इसका मीनिंग? क्या था मीनिंग? इज द पॉइंट वेयर व्हाट, वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग। अब वो ये पॉइंट नॉर्मली कहां होता है? सेंटर है तो सेंटर पर होता है, मतलब सर्कल है तो सर्कल के सेंटर पर होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर का सेंटर तो नहीं होता। स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर के डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है, तो उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में कुछ सेंटर वाला पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन उसके भी डायगोनल्स होते हैं, और उसके डायगोनल्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिड पॉइंट ही कहते हैं। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइक एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट हुआ, तो उस इररेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? होता तो उसके भी मिडल पर ही है, लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट का मिडल किधर होता है? ये हमारे थ्योरी में तो नहीं है, लेकिन जो हमारा आपको मालूम है, आपका एक पेपर है एटीपी के नाम से, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के नाम से, कि कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, हाँ प्रैक्टिकली नहीं पूछी जाएंगी। ये भी बड़े मजे की बात है। वैसे बातें क्या है? प्रैक्टिकल पूछी प्रैक्टिकल के थ्रू। एटीपी वाला पेपर भी थ्योरी में है, बेशक वो प्रैक्टिकल का पेपर है, लेकिन चूंकि उसका नाम सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, क्या नाम है उसका? अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। व्हाट इज अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल? दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल्स बट थ्योरेटिकली। वो प्रैक्टिकल्स के सवाल पूछेंगे, लेकिन कैसे पूछेंगे? तो आपको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब एक एक्सपेरिमेंट है, किस चीज का? टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर ऑब्जेक्ट। क्या जनाब साहब? मैं इस वक्त आपको क्या एक्सप्लेन करने लगा हूं? आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू व्हाट? टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हाट? ऑफ एन इररेगुलर शेप, इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो साथ मुझे समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि सर जी क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कहते हैं क्या करें जी? एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट को क्या करूं? वो कहते हैं सर उसको रीटॉर्ट स्टैंड के साथ लगा दें। ओके जी। सबसे पहले बात करेंगे रीटॉर्ट स्टैंड की। व्हाट इज रीटॉर्ट स्टैंड? रीटॉर्ट स्टैंड का फ्रंट व्यू ये आ गया, मतलब फ्रंट व्यू भी यही है और यूं समझिए साइड व्यू भी यही है। ठीक है। हाँ, अगर आप इसका साइड व्यू देखें, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहां कील ठुकी होगी एक। अच्छा, अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो यहां से वो कील सी बाहर निकली होगी। हेलो जी, ये उसका कौन सा व्यू है जी? फ्रंट व्यू है। ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू है। क्या करना है इसके साथ? कहते हैं सर उस ऑब्जेक्ट को इसके साथ हैंग कर दें। कैसे हैंग कर दूं? मिसाल के तौर पे आपको हैंग करना है, कैसे हैंग करूं इसके साथ? हाँ, तो आपको कील के साथ तो नहीं ठोक सकते ना। ठीक है, तो क्या करें आप साहब? सॉरी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना भाई। जिस भी किसी इररेगुलर ऑब्जेक्ट का अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, पहले उसमें 3 होल्स ड्रिल करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा भाई? उस ऑब्जेक्ट में एज फार एज पॉसिबल, सपोज करो जो इररेगुलर ऑब्जेक्ट है वो क्या है? चलो, दिस इज द इररेगुलर ऑब्जेक्ट, और अब मैं इस इररेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा जी क्या करें जी? सर जी सबसे पहले एक इधर होल ड्रिल कर दें, फिर एक इधर होल ड्रिल कर दें, फिर एक इधर होल ड्रिल कर दें। कर दिए जी। अब क्या करूं? अब बारी बारी एक एक होल के साथ क्या करें? इसको हैंग करें इस रीटॉर्ट स्टैंड के ऊपर। थ्रू व्हाट? थ्रू एनी ऑफ द होल्स। जब थ्रू एनी ऑफ द होल्स आप हैंग कर लेंगे, सपोज करो जी पहला एक होल था, उसके थ्रू आपने हैंग किया और आपने उसको फ्रीली सस्पेंड किया, तो ऐसे जाके वो खड़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, खैर जब उसका साइड व्यू देखेंगे तो आपको सिर्फ क्या नजर आएगा? साइड से तो इसका वैसा नाम क्या है? दे कॉल इट लैमिना। लैमिना मतलब कोई जैसे नहीं वो फटी होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी सी फटी है। ठीक है, फटी मतलब लकड़ी की फटी। लकड़ी की फटी, तो दैट फटी इज अंग्रेजी में नोन एज लैमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? बल्कि ये जो आपका लकड़ी है ना,
इसका जो ये पूरा का पूरा स्लैब है, एक बहुत बड़ी सी स्लैब को लेमिनेशन कहते हैं, छोटी सी स्लैब को भी क्या कहेंगे, उसको भी लेमिनेशन ही कहेंगे। अब बोर्ड भी लेमिनेशन ही है, लेकिन बोर्ड तो बड़ा रेक्टेंगुलर है ना, बोर्ड कैसा है, हम कैसा लेमिनेशन ले रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा, इररेगुलर लेमिनेशन लिया हमने। हम उस लेमिनेशन में क्या करेंगे, 3 सुराख कर दिए, पहले सुराख के थ्रू क्या कर दिया, उसको हैंग कर दिया। अब बताओ जी क्या करूं, कहते सर एक धागा ले, धागे के साथ मैश लगाएं, उसको कहते क्या है, प्लम्ब लाइन। क्या कहते हैं, जो धागा होता है और धागे के साथ जो मैश अटैच होता है, मिस्त्रियों के पास होता है अक्सर ये, अंडरस्टैंड, मिस्त्री ये जो घर शहर बनाते हैं ना, दीवारें शिवारें, जब वो दीवार बना रहे होते हैं तो कभी देखा है किसी ने, एनीवन किसी ने दीवार बनाते हुए देखा है, क्या होता है, वो दीवार को सीधा करने के लिए ना एक धागा लेते हैं, धागे के साथ एक वेट होता है, वेट हैंग करते हैं, बिल्कुल सीधा जा रहा हो तो उनको पता चल जाता है कौन सी ईंट बाहर है, कौन सी ईंट अंदर है। तो बिल्कुल लेवल को बिल्कुल वर्टिकल रखने के लिए हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या चेक करते हैं, उस धागे को लटकाते हैं दीवार के साथ और चेक करते हैं यार वो बिल्कुल, जब देखें एक मिसाल के तौर पर मैं एक धागे की बात, चले इसी की बात करता हूं, सपोज करो ये एक धागा है और धागे के साथ मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया है। मिस्त्रियों के पास इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, तो जिधर भी हैंग करेंगे बिल्कुल क्या, किधर पॉइंट करेगा ये बच्चों, किधर पॉइंट करेगा ये, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चलें टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ना बोलें, क्या बोलें, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, किधर ऐड करेगा ये, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक काम करें, यहां पर ना वो धागा बांध दें, क्या बांध दें, जब आप यहां पे धागा बांध देंगे, जिसके एंड पर क्या लगा होगा, मैश अटैच्ड होगा, तो आपको पता चलेगा कि यार उस होल से बिल्कुल नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ किधर है, उस होल से बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड वाली लाइन किधर है। आप पता है आप क्या कर लेना, साथ क्या करूं उसके बाद, स्केल लेंगे और इस धागे के पीछे क्या करेंगे, कहते सर जी लाइन लगा दें, हेलो जी स्केल लिया, लाइन लगा दी, लाइन लगा दी। अब क्या करूं, अब उतारें, प्लम लाइन भी उतारें और ये लेमिनेशन भी क्या कर लें, ये भी उतार लें। फिर सर दूसरा सुराख ले लें, दूसरे सुराख के साथ उसको हैंग कर दें। फिर क्या करें, फिर उसके बाद दोबारा धागा बांध दें। फिर यही काम होगा, क्या काम होगा, वो धागा जो है वो किधर पॉइंट करेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब जहां वेट होना चाहिए, जिस तरफ वेट होना चाहिए वो धागा उस तरफ पॉइंट करेगा। तो उस धागे के पीछे फिर क्या कर दें, उसके पीछे फिर फुट रूल लगा के क्या करें, लाइन लगा दें। अच्छा, फिर क्या करें, दूसरी लाइन भी आ गई, फिर क्या करें सर, फिर उतार कर फिर क्या करें, तीसरे ड्रिल जहां पे तीसरा होल किया था उसके थ्रू हैंग करें। उसके थ्रू हैंग करने के बाद क्या करें, वही धागा जोड़ें, धागा फिर वर्टिकली डाउनवर्ड्स शो करेगा, उस धागे के पीछे एक लाइन लगा दें। कितनी लाइनें लग जाएंगी, मसलन एक धागा इधर था, एक ड्रिल इधर था, एक ड्रिल इधर, एक ड्रिल इधर, मैंने जब इसके थ्रू लटकाया तो ये लाइन लगी थी, भी चाहिए और रूलर भी चाहिए और वो जिसका निकालना है वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर कहा नहीं जी ऑपरेटर्स हम बता देते हैं, तुम प्रोसीजर समझा दो। तो प्रोसीजर के क्या स्टेप्स होंगे, सुने जरा, कहते जी मेक 3 स्मॉल होल्स नियर द एज ऑफ द लैमिना, द होल्स शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम वन अनदर, सस्पेंड द लैमिना फ्रीली फ्रॉम द पिन, hang a plumb line from the pin in front of the lamina. When the plumb line is steady, trace the line on the lamina. Then what? Then repeat these steps with other holes as well. फिर क्या होगा, the point of intersection will be क्या, it will be the center of gravity. किसी को मसला है इस बात जी, what do you mean by exact? वहाँ पे जो होल्स वहाँ पे बनाए वहाँ पे ज़्यादा मैस ऐड नहीं होगा, इंटरसेक्शन एग्जैक्ट नहीं है। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली इससे ज्यादा एग्जैक्ट हो भी नहीं सकता, एग्जैक्ट ही है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट, आई डोंट गेट दिस। तीन होल्स बनाए वहाँ पे कुछ मैस जो एरिया में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल वो होल में से हमने मैस निकाल दिया है, नहीं सर, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो रेंज, हाँ उस रेंज में कुछ मैस नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब
फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल शेप जैसा बना है, हाँ तो पूरा लैमिना ट्रायंगल की शेप तो है नहीं, तो इसको ऐसे और भी मैस ट्रायंगल के अलावा भी बहुत सारा हाँ, चलो ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जरा सुने मेरी बात गौर से, इसीलिए तो एक साइंस क्रिएट की गई है। वो कहते हैं सर जी मुझे लगता है एग्जैक्ट जवाब नहीं निकाला आपने, आपके सवाल के हिसाब से मैंने 100% एग्जैक्ट निकाला है। जैसी मर्जी शेप हो, टेढ़ी मेढ़ी, सुनो भैया, सुनो इधर, सुनो यार इधर सुनो, मेहरबानी करो, सीधे होके बैठो, सीधे पीछे टेक लगा के बैठा करो, तार साहब सीधे होके बैठे। वो कहते हैं सर ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि उसको लगता है सर शेप ट्रायंगुलर नहीं है। तो मैंने कब कहा कि शेप ट्रायंगुलर होना जरूरी है? शेप जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, आप बस क्या करें, 3 होल्स कर दें कहीं पे भी, कर दिए। पहले होल से लटकाएंगे तो वो बताएगा उधर से वेट किधर होना चाहिए। अगर आप यहां से लटकाते हैं तो प्लम लाइन ने क्या एक्सप्लेन किया कि वेट इज समवेयर, मतलब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर अलोंग दिस लाइन, वी नेवर नो वेयर ऑन दिस लाइन। मतलब जब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया था, जब आपने इस होल के थ्रू इसको सस्पेंड कर लिया था और ये लेफ्ट राइट गिर नहीं रहा, और क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। व्हाट डज इट मीन? अगर ये बैलेंस हो चुका है और फिर आपने प्लम लाइन लगा दी है, तो प्लम लाइन बताना चाहती है कि समवेयर ऑन दिस लाइन देयर इज व्हाट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वी डोंट नो वहां कहां। हमने एक और काम कर दिया, हमने एक और पॉइंट ले लिया, हमने एक और ड्रिल किया, एक और ड्रिल के थ्रू वहां से क्या किया, वहां से हमने लटका दिया। तो जब वहां से लटका दिया, सपोज करो ड्रिल 1 इधर आ गया, ड्रिल 2 वापस उधर चला गया। अब वो ड्रिल के साथ हमने फिर लटका दिया, फिर बैलेंस हो गया। फिर जब बैलेंस हो गया तो अब इसका क्या मतलब है, दोबारा जब बैलेंस कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि वेट सर जी उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं है। अच्छा, हमने कहा नहीं, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। हमने एक और ड्रिल किया, वहां से लटका दिया, फिर लेमिना बैलेंस हो गया। तो हमने कहा जब लेमिना दोबारा बैलेंस हो गया तो अब वेट किधर है, वेट समवेयर उस लाइन से है। अब 3 लाइनें आ गई हैं। कितनी लाइनें आ गई? पहली लाइन कहती थी कि सर वेट इस डायरेक्शन में है, दूसरी लाइन कहती है वेट इस डायरेक्शन में है, तीसरी लाइन कहती थी वेट उस मतलब जो भी जब जैसे जैसे हमने सस्पेंड किया था वैसे वैसे। अब आपको नहीं लगता कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब तीनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट तो सबका कॉमन है ना, ये पॉइंट तीनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, पूरे का पूरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग हो रहा है। और आपने अगर वेट का वेक्टर ड्रॉ करना है तो कहां ड्रॉ कर दें? इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ कर दें। अब आप इस होल के थ्रू सस्पेंड कर रहे थे तब भी यही नीचे जाएगा, अगर आप इस होल के थ्रू सस्पेंड कर रहे थे तब भी इधर ड्राइंग बनेगी। जब आप इस होल के थ्रू सस्पेंड कर रहे थे, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एग्जैक्टली निकाला है हमने, ठीक है। बहरहाल किसी को कोई परेशानी है और तो हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। मेरे ख्याल से वो कहेगा जी 2 की जगह 3 लाइनें क्यों लगाई हैं? तो आपको यार 2 लाइनें भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं। हमने 3 लाइनें इसलिए लगाई हैं ताकि क्या हो जाए, कोई और ज्यादा एक्यूरेट हो जाए, ताकि 3 लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है जी। वहां पे किसी ने सवाल पूछना था, इमरान, यही सवाल था जी। 30 नंबरों का या 40 नंबरों का? कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? ये तो बेटा जब आप सिलेबस करेंगे ना, तो मैं हर टॉपिक में कहीं ना कोई आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड बातें बताता रहूंगा। आपका जो मेरे साथ का सिलेबस है वो जितना स्ट्रांग होता जाएगा ना, आपका एटीपी उतना स्ट्रांग होता जाएगा। एक बात सुन लीजिए बच्चों, मैंने आपको एटीपी को अलग से नहीं पढ़ाना ना, वेट समझाना चाहता था। वेट का आपको पता है, इट्स mg, इट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। वेट के साथ एक लफ्ज आ गया COG। क्या था वो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लफ्ज था। हमने सबसे पहले क्या सीखा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि इट्स द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग, ठीक है। मतलब जब हमें ड्राइंग बनानी होगी तो ड्राइंग में अगर वेट शो करना होगा तो वेट कहां से ड्रॉ करेंगे? पेपर में समझ क्या आता है, कहते जी वेट ड्रॉ करें। वेट कहां से ड्रॉ करें? वेट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ड्रॉ करेंगे। किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो वर्टिकली डाउनवर्ड तो सबको पता होगा, लेकिन वेट का वेक्टर ड्रॉ कहां से करना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तो वो सर्कल हुआ तो कहां से ड्रॉ करेंगे? सर्कल के सेंटर से नीचे। अगर वो स्क्वायर हुआ तो कहां से ड्रॉ करेंगे? उसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट के से स्टार्ट करके वहां से नीचे। अगर रेक्टेंगल हुआ तो क्या करेंगे? तब भी ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब
वेट कहां से ड्रॉ, वेट कहां एक्ट करता है, पहला नॉलेज है, कहां एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। वेट कहां से ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो समझ आ जाएगा, इररेगुलर ऑब्जेक्ट है तो समझ, हाँ इररेगुलर ऑब्जेक्ट है तो या तो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें, प्रैक्टिकली क्या परफॉर्म कर लें, ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें उसके साथ, तो आपको पता चल जाएगा जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है। और अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म करना, समटाइम वही भी कहता है अंदाजे से चेक कर लें, क्या कर लें, समटाइम ये भी आता है सवाल में कि भाईजान प्रैक्टिकल ना करें, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आपको एक डायग्राम दे देता हूं, कहता है चेक करें आपको क्या लगता है वेट कहां होगा, तो बंदा अंदाजे से पता यार इस बॉडी का सेंटर ऑलमोस्ट यहां है, यहां से होगा। किसी को मसला है इस बात से जी? फिर भी चारों लाइनें एक ही जगह पे इंटरेस्ट, आप जितनी मर्जी 50 लाइनें कर दें, वो कहते हैं सर जी 3 होल्स क्यों किए हैं, 4 होल्स क्यों नहीं किए, कर लें भाई, चौथा होल क्या करें, मैं कहता हूं 7-8 होल्स कर लें, ये लो जी 3 किए, चौथा इधर कर दिया, 5वां होल इधर कर दिया, 7वां होल इधर कर दें, 8वां इधर कर दें, 9वां इधर कर दें, 10वां इधर कर दें। अब जब बारी बारी जब जब मतलब इन सब से लटकाते जाएंगे ना, इनसे लटका कर आप इनके साथ प्लम्ब लाइन लगाते जाएंगे ना, और जब लाइन लगाते जाएंगे तो सारी लाइनें कैसी बनेंगी, सारी लाइनें ऐसी बन रही होंगी। तो जब जितनी भी मतलब ये मैं लाइनें ऐसे लगा रहा, बारी बारी लटकाऊंगा, उधर लटकाकर वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन लगाऊंगा, पहले एक के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड लगाई, फिर थोड़ा चेंज करके लटकाया, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन लगाई, फिर चेंज करके लटकाया, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड लगाई। तो जितनी ढेर सारी वर्टिकल लाइनें होंगी वो सारी वर्टिकल लाइनें, अब ये सारी वर्टिकल लाइनें हैं, आप कहेंगे नहीं सर ये तो टेढ़ी है, ये सारी वर्टिकल क्यों है, चूंकि जब आपने बेटा इसके थ्रू हैंग किया था तो ये वर्टिकल हो गया था, जब आपने थोड़ा घुमा के इसके थ्रू हैंग किया, ये तो भी टेढ़ी है ना, लेकिन जब इसके थ्रू हैंग हुआ था सिस्टम तो क्या था, तो वहां से वर्टिकल था। फिर जब इसके थ्रू हैंग हुआ होगा तो डायग्राम तो यूं होगी ना, तो फिर ये लाइन कैसी होगी, वर्टिकल होगी। फिर जब इसके थ्रू हैंग होगा तो डायग्राम और घूमी हुई होगी उसके, तो आपने बहुत सारे पॉइंट से क्या किया हुआ है, वर्टिकल 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 वर्टिकली डाउनवर्ड लाइनें लगाई हुई हैं। अब वो सारी लाइनें जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो कौन है, वो है एक्चुअल में द पॉइंट, जिसको आपको क्या कहना चाहिए कि सर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग। तो वहां से ओवरऑल वेट ड्रॉ कर लें। अब अगर कहता है जी ओवरऑल वेट ड्रॉ करें, तो मैं कहूंगा ये लो जनाब साहब, इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स इट इज दैट वे। किसी को मसला इस बात से जी? नहीं बेटा, मैं तो चाहता था 3 लगाएं, अब अगर आपने 300 भी लगा लिए ना, हाँ 3 अगर होल्स हैं तो वो दूर दूर होने चाहिए, 3 होल्स हैं तो दूर दूर होने चाहिए, मतलब जितने भी होल्स बनाए दूर दूर ही बनाए। अब 3 बनाए कि 300 बनाए, बस होल्स बनाए, लाइनें लगाएं, लाइनें क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, वो क्या होगा सर, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्या इसमें कोई परेशानी है भाई? इतना कोई रॉकेट साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात चल रही है जी। नहीं लगाएंगे भाई, 3 होल्स लगाएं, जान छुड़ाएं, आप किधर होल्स पे होल्स लगाई जा रहे हैं, किधर अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब लगा दें, जिधर भी लगाए होल। जब आप लाइन लगाएंगे ना, सारी लाइनें अल्टीमेटली क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। योर क्वेश्चन प्लीज। नहीं यार ओ भाई मेहरबानी कर, नहीं चाहिए यार वैसा। वो कहते सर इसका मतलब जितने ज्यादा होल्स करेंगे क्या होगा, उतना ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। ठीक है सही कह रहे हैं, लेकिन आई बिलीव 3 होल्स के थ्रू भी एरर खत्म हो जाएगा। 3 होल्स आर इनफ, 3 लाइंस किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट्स इनफ। ठीक, सुने जनाब साहब, वेट से रिलेटेड कोई और अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। वेट का फॉर्मूला इज mg, m is the mass of the object, g is the gravitational field strength, g is the gravitational acceleration, its value is 10 near the surface of the earth, but its value can vary if you move away from the earth. Like space में चले जाएंगे तो वहां g की वैल्यू शायद खत्म हो जाए,
मून पे चले जाएं तो जी की वैल्यू कुछ और हो जाए, मार्स पे चले जाएंगे तो जी की वैल्यू, ये सारी बातें हमने पहले से पढ़ी हैं, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। खैर बहरहाल, वेट के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट जनाब साहब हमारा कौन सा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वाला। कौन सा जनाब साहब? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वाला। यहां से पता है मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करनी है? आई बिलीव यहां से मैं आपको वो न्यूटन के थर्ड लॉ को इन्वॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। क्या समझाना है? गौर से मेरी बात सुनिए। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जी, इसमें 3 अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने नोट्स में भी देखा है, वहां भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। पहला वर्ड कौन सा एक्सप्लेन किया जा रहा था? द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मल, देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्टैक्ट, देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोर्स। सुने जरा गौर से मेरी बात। नॉर्मल का वर्ड, वैसे तो नॉर्मल अंग्रेजी में तो नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल, हाँ जी, मतलब एब नॉर्मल का उल्टा होता है नॉर्मल। मैं इस वक्त वो नॉर्मल और एब नॉर्मल नहीं पढ़ा रहा, मैंने इस वक्त नॉर्मल आई थिंक मैथ्स में कहीं इस्तेमाल होता है। किधर? आप लोग मैथ्स में भी ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स में पढ़ते पढ़ते ना आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे टेंजेंट टू द ग्राफ, टेंजेंट टू द कर्व पर। वैसे आजकल क्या कर रहे हैं ग्राफ में? स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, मतलब कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही होगी, ठीक है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा कुछ चल रहा है। चलो जी, चल रहा होगा। चलते चलते जब आप कहीं ग्राफ्स पे जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ग्राफ्स पर, वहां को कर्व्स वगैरह बनेंगी। फिर आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से आगे जाएंगे तो वहां वो कोई लाइन लगेगी। एक लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक दफा टच करती है। शायद आपने सर्कल्स पढ़े हों कभी, तो सर्कल को समटाइम्स कुछ लाइनें होती हैं एक दफा टच करती हैं, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहते हैं? ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को कितनी दफा टच करे? एक दफा, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और मैथ्स में ही उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन लगती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉर्मल। ये मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है कि नॉर्मल किस चीज को कहा जाता है। नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल होता है मैथ्स में किसके लिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस के लिए। किसके लिए? मतलब परपेंडिकुलर टू एनीथिंग के लिए। आई बिलीव मैं इस वक्त मैथ्स की टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं कि मैथ्स में द वर्ड नॉर्मल इज यूज्ड फॉर क्या? परपेंडिकुलर टू क्या? परपेंडिकुलर टू द, सुने जरा गौर से, नॉर्मल का जो लफ्जी वर्ड का जो क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग है, व्हाट इज वर्ड मीनिंग? समथिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू द सरफेस। नाउ टू द विच सरफेस, वो मैं सरफेस समझा दूंगा अभी आपको। आगे एक क्लास लिखा हुआ है जी कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट का मतलब है कॉन्टैक्ट, लाइक टू ऑब्जेक्ट्स का जो आपस में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है, दैट इज कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट आ गया। तो कॉन्टैक्ट के लिए क्या लिखा हुआ जी? फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द अदर। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या बात करेंगे? फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में एक फिजिकल कांटेक्ट होगा तो उस सिचुएशन में सरफेस एक सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? एक फोर्स होगी सर। क्या होगी जनाब साहब? फोर्स होगी। और मैं उस फोर्स को क्या कहूंगा? वो फोर्स बेसिकली रिएक्शन फोर्स होगी। किस चीज का रिएक्शन फोर्स होगी? जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगर आपको ये मिसाल दूं, अगर आप उसमें अगले पेज पे जाएं तो वहां पर क्या बना हुआ है? वहां ना ड्राइंग ऐसी बनी हुई है। ये एक टेबल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया जी? ये एक टेबल है। इस टेबल पर क्या पड़ा है? एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। टेबल पर क्या पड़ा है जी? तो किन दो चीजों का कांटेक्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो रहा है टेबल के साथ। क्या हो रहा है जनाब साहब? द ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद क्या? द ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद द टेबल। ओके, तो ऑब्जेक्ट का वेट किधर है? ऑब्जेक्ट का वेट ऑब्जेक्ट के सेंटर से, ये उसका वेट आ गया। किधर है ये? अगर मैं कहूं ये एक्शन है, अगर मैं कहूं क्या, इफ आई टेल यू कि दिस इज एक्शन,
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ? वो साहब तो कहते थे फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज क्या, देयर इज एन इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। इफ आई टेल यू दिस इज एक्शन फोर्स, तो इसका क्या सीन होगा? इसका सर जी एक, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, अगर ये एक्शन फोर्स है तो इसका क्या होगा? एक रिएक्शन किधर होगी? रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर किधर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। किधर होगी जी? सर इसके बिल्कुल क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। सरफेस कैसा है ये? तो सरफेस के परपेंडिकुलर किधर है? बिल्कुल अपवर्ड। ये किसको मसला इस बात से? इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम या तो रखेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, या जस्ट क्या रख दीजिए, रिएक्शन फोर्स। क्या नाम रख दीजिए? इसको आर बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? आर। आर फॉर, अगर ये W इज द एक्शन, देन उस एक्शन का क्या मौजूद है? एक रिएक्शन मौजूद है, ठीक है। और ये एक्शन रिएक्शन की कहानी किसने सुनाई है? न्यूटन साहब ने सुनाई है। किस लॉ में सुनाई है? थर्ड लॉ में सुनाई है। जब वो क्या कह रहे थे? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज क्या, एन इक्वल बट ऑपोजिट क्या, रिएक्शन फोर्स। या एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। या एक और जुमला भी लिखा था कि फोर्सेस एग्जिस्ट कैसे, दे एग्जिस्ट एज एक्शन रिएक्शन का पेयर। या एक और भी जुमला लिखा था, इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then what? Then the object B will exert an equal but opposite force on object A. Maslan, if the object is exerting a force W on the table, then what? Then the table is exerting an equal but opposite force on the object. जिस वजह से दोनों क्या है? जिस वजह से दोनों इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? मतलब कोई गिर, मिसाल के तौर पर मैं जैसे यहां से खड़ा हूं, मैं इस एक तरह से यूं समझे टेबल पे खड़ा हूं, वो भी एक तरह से एक फ्लोर सा है। मैं फ्लोर, मेरा एक वेट है ना, किधर? डाउनवर्ड की तरफ। तो वो एयर रेजिस्टेंस क्या करती है क्या नहीं करती, मैं उसका टॉपिक भी इन्वॉल्व कर दूंगा। इतना तो नहीं कर सकती कि मैं हवा में खड़ा हो जाऊं, ऐसा तो नहीं कर सकती वो मेरे साथ। हाँ, हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या होगा कि वो हवा में खड़ा हो जाएगा। ये जहाज ऐसा क्या साइंस क्रिएट करेगा कि वो हवा में नीचे नहीं आता और वो ऊपरी लेवल पे उड़ता रहता है। मेरे पास तो साइंस नहीं है अभी, मैं तो ऐसे ऐसे घूम घूम कर हवा में नहीं रह सकता, ठीक है। या तो एक काम करें, कोई बंदा इतना तेजी से घूमेगा ना तो शायद हवा में वो घूमता ही रहेगा, ठीक है। बहरहाल, लेकिन वो उतना हेलीकॉप्टर जितना तेज कोई इंसान नहीं घूम सकता कि मैं हवा में उड़ूंगा। बहरहाल गलत मिसाल है। असल मिसाल क्या है? हवा में नहीं खड़े होना भाई, जमीन पर खड़ा हूं मैं। तो जब जमीन पर खड़ा हूं तो नीचे की तरफ मेरा क्या है? तो जमीन ने ऊपर की तरफ क्या की है? एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड की है। वैसे उसके दो नाम है। लंबा चौड़ा नाम क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नाम है। छोटा सा नाम क्या है? रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नाम क्यों रखा है? असल साइंस है न्यूटन के थर्ड लॉ वाली। कौन सी वाली? जिसमें उस भाई ने क्या कहा था? वो एक्शन एंड रिएक्शन की कहानी सुनाई हुई है। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो वो लॉ जो है ना, इस कॉन्सेप्ट पे, इस डायग्राम पे 100% फिट होता है। किधर फिट होता है जी? इस एग्जांपल पर न्यूटन का थर्ड लॉ 100% फिट होता है। तो अगर 100% फिट होता है तो इसका मतलब क्या है? मैंने अगर इसके सेंटर से जो नीचे की तरफ लाइन लगाई है उसको क्या बोला है? अगर उसको मैंने वेट बोला है तो, और मैं कह रहा हूं जी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है फोर्सेस बैलेंस होंगी ना, एफ नेट जीरो होगी ना। तो एफ नेट जीरो कैसे करूं अभी? उसके लिए कोई और फोर्स होना जरूरी थी। कौन सी फोर्स? अगर वेट नीचे है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अपवर्ड, देखे ना। अदरवाइज इक्विलिब्रियम क्या था? इक्विलिब्रियम जब एफ नेट जीरो होगा, जब सिग्मा एफ एक्स जीरो होगा, जब सिग्मा एफ वाई, अगर सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ वाई जीरो ना हुआ तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव कौन सा वाला? एक्सेलरेट वाला मूव कर जाएगा। अदरवाइज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। जब तक क्या नहीं होता? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगर आप कहते हैं वेट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, मिसाल के तौर पर, वैसे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ये पेन नीचे क्यों नहीं जा रहा? मैंने पकड़ा हुआ है जी, एग्जैक्टली। नीचे की तरफ क्या है? वेट। मैंने पकड़कर क्या किया हुआ है? मैंने कुछ ऊपर की तरफ क्या किया हुआ जी? कोई फोर्स है जो मैंने ऊपर की तरफ लगाई होगी, जिस वजह से जिसने इसके वेट को क्या किया होगा। अब अगर मैं कहूं जी मैं उसको छोड़ने लगा हूं, मैं वो फोर्स नहीं लगाना चाहता जो इसके वेट को बैलेंस करे, तो ये क्या कर जाएगा? ये मैं जैसे ही छोड़ूंगा इसने क्या कर जाना है? इसने नीचे क्यों गिर जाना है? क्योंकि मैंने इसके वेट को बैलेंस नहीं किया, मैंने इसके वेट को रिएक्शन प्रोवाइड नहीं किया। हाँ, जब तक प्रोवाइड करूंगा तो रुके रहेगा, जब वो छोड़ दूंगा तो क्या होगा? वो एक लम्हा भी नहीं लगाएगा सोचने में, ग्राम नीचे। ठीक है, कहेगा भाईजान तुम नहीं पकड़ोगे तो वेट तो है, और वेट क्या है? वो तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। उस अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। किसको मसला है इस बात से? एनीवन? सो हाँ, जब जमीन पे पहुंचेगा तो जमीन पे जाके फिर रुक जाएगा। क्यों जमीन पे क्यों रुक जाएगा? जैसे मैं भी रुका हुआ हूं, आप भी रुके हुए हैं, सब आता हूं सवाल की तरफ। जी बेटा पूछ लीजिए। वो पता नहीं, बहुत दूर है मुझसे, बहुत दूर है मुझसे। मैंने कहा ना मुझसे बहुत दूर है, तो मैं अपने से दूर चीजों को नहीं डिस्कस करता। मेरी सबसे करीब चीज क्या है? बायोंसी, बायोंड फोर्स। पता नहीं, मैं जब एयर रेजिस्टेंस पढ़ाकर, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ाकर, उस फ्लूइड फ्रिक्शन को पढ़ाने के बाद एक अप थ्रस्ट पढ़ाकर, उस अप थ्रस्ट के बाद कहीं ना कहीं बायोंड फोर्स आएगी, और वो ओ लेवल तब तक खत्म हो चुका होगा। वो कब आएगी? वो ए लेवल में आएगी। तो मैं ओ लेवल में आप जिस फोर्स का जिक्र कर रही हैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं तो बहुत आसान फोर्स का जिक्र कर रहा हूं। आप सारे बैठे हुए हैं ना? हैं? क्यों बैठे हुए हैं? नहीं मतलब आप कुर्सी क्या प्रोवाइड कर रही है? कुर्सी इज दैट सरफेस, जिस सरफेस से आपको क्या मिल रहा है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है? एक फोर्स मिल रही है। और वो फोर्स क्या कर रही है? वो फोर्स आपके वेट को बैलेंस कर रही है। अगर आप वेट को कहते हैं सर वेट पहले एक्ट हुआ था तो वो एक्शन हो गया, सर वो ये जो सरफेस वाली फोर्स है वो बाद में एक्ट हुई थी, तो उसको क्या बोल दूं? उसको रिएक्शन बोल देता हूं। असल नाम उसका क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन उसका हमने शॉर्ट वर्जन क्या निकाल दिया? आर, रिएक्शन फोर्स। किसी को मसला है इस बात से? बिकॉज ये किस चीज का रिएक्शन है? किस चीज का रिएक्शन है? ये वेट का रिएक्शन है। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं? सर वो कॉन्टैक्ट की वजह से ही तो होता है। ये रिएक्शन किस वजह से मिल रहा है? अगर मैं कहूँ जी नहीं है कॉन्टैक्ट जमीन के साथ आपका, तो फिर नहीं है रिएक्शन भाई। है कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने कहा था पेन के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है तो रिएक्शन है, नहीं है कॉन्टैक्ट तो रिएक्शन नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो असल लफ्ज़ क्या था? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकाल दिया? रिएक्शन ऑफ वेट या रिएक्शन फोर्स, या उससे भी सिंपल सिर्फ क्या बोल दिया उसको? सिर्फ रिएक्शन बोल दिया। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? जी। जैसे सब्जेक्ट ऐसे पकड़ लिया, इसका वेट इस डायरेक्शन है, रिएक्शन इस डायरेक्शन। जी, हमने तो साइड से पकड़ा। ये तो आपको बता मैं ए लेवल में समझाऊंगा। है जी? वो कहते हैं सर जी आपने कहा है कि आपने पेन को यूं पकड़ा हुआ है, चलो एक काम करते हैं आपके लिए ये वाली एग्जांपल दे देते हैं। जी, पेन है, पेन किधर है? मेरे हाथ पर है। पेन का वेट किधर है? नीचे है। तो मेरे हाथ ने क्या किया है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड किया किधर? ऊपर। सही है। अब एक काम करें ना, क्या हो गया? अब उस पेन के नीचे मेरा हाथ नहीं है, तो जब उस पेन के नीचे मेरा हाथ नहीं है तो उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं मिली, तो क्या हो गया? वो गिर गया। अब मैं खड़ा हूँ, मेरा नीचे वेट है, मेरे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? टेबल बैलेंस कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ आके खड़ा हो जाऊँ, नहीं